अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। कहानी अमर के नज़रिए से। मैं अनाया से अपने दिल की बात कहना तो चाहता था, मगर इस तरह बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही सब सोच रखा था, एकदम परफेक्शन के साथ उसे प्रपोज करूंगा। मगर ये लड़की भी ना कब कहाँ कैसे मुझे बातों में फंसा लेती और मेरे मुंह से पहले ही सब निकल गया। समर के उस प्रपोज वाले इंसिडेंट के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि मुझे भी अनाया के लिए ऐसा ही कुछ स्पेशल प्लान करना पड़ेगा, वरना वो जिंदगी भर मुझे ऐसे ही समर का नाम ले लेकर कोसती रहेगी। अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए वो मुझे एकटक से देखे जा रही थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। मगर तभी तन्नू ने आकर डोर नॉक करना शुरू कर दिया था। अनाया ने सीढ़ियों से नीचे देखा और एकदम से दौड़ती हुई नीचे भाग गई। मैंने भी फाइनली बड़े से नीचे कदम रखे और अलसाए कदमों से नीचे की तरफ बढ़ गया। न जाने कौन आ गया था इतनी सुबह सुबह। अनाया भागती हुई जाकर सामने खड़ी एक लेडी से लिपट गई। अनाया, नानी माँ कहाँ थी आप इतने दिनों से? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। फर्स्ट टाइम था जब मैं अनाया की नानी से मिल रहा था। उन्हें देखकर अनाया के चेहरे पर जो स्माइल आ गई थी उसे मुझे सचमुच बहुत सुकून मिल रहा था। वो हमारी शादी में भी नहीं आई थी, सो आज उनसे पहली बार आशीर्वाद लेने का मौका था मेरे पास। मगर मैं जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा उनकी बात सुनकर मुझे जैसे झटका सा लगा। नानी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी। हम इसी वक्त राजकोट के लिए निकल रहे हैं। आप ऐसे क्यों कह रही है? ये घर भी अनाया का ही है। मेरी आवाज़ सुनते ही उनका ध्यान अनाया पर से हटकर मेरी तरफ चला गया। अब पहली बार मैंने उन्हें जरा गौर से देखा। उनकी उम्र कम से कम 17 की रही होगी, मगर कद काठी और फिटनेस ऐसी थी कि जवान औरतों भी शर्मा जाए। बाल रुई जैसे सफ़ेद थे। उन्होंने चौड़े सुनहरे बॉर्डर वाली वाइट कलर की सिल्क साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर ऐसा रोब था जैसे मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही डोलने लगा था। अब मेरी समझ में आ रहा था कि अनाया के पापा इनसे क्यों डरते रहे होंगे। मुझे ऊपर से नीचे तक बार बार देखने के बाद उन्हें सीधा सवाल किया, तुम कौन हो लड़के? मैं न जाने क्यों उनके सामने मेरी आवाज़ एकदम से लड़खड़ा गई। वैसे भी सुबह सुबह ऐसे कुछ होने का जरा भी उम्मीद नहीं थी। मिस्टर सक्सेना आगे आते हुए, माताजी ये मेरा बेटा है राज, और आपका दामाद भी, आशीर्वाद दीजिए दोनों बच्चों को। कहते हुए पापा ने मुझे आंख दिखाई। उनका इशारा समझकर मैं जल्दी से उनके पैरों की तरफ झुका। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा मगर कुछ बोली नहीं। मिस्टर सक्सेना, माताजी आप अंदर तो आइए, हम बैठकर बातें करते हैं। मगर उन्होंने तुरंत हाथ से रोकने का इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ अनाया को लेने आई थी, इससे ज़्यादा मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अनाया कंफ्यूज होती हुई, मगर क्यों नानी माँ? नानी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हुई, अन्नू अभी आप इन सब बातों के लिए बहुत छोटी है। इन लोगों ने चिकनी चुपड़ी बातों करके आपके पिता को तो अपने जाल में फंसा लिया, मगर हम इनकी नस नस से वाकिफ है। हमारे साथ घर चलिए, हम आपको सब समझा देंगे। ये आप क्या कह रही है? अनाया मेरी वाइफ है, हम सब उससे प्यार करते हैं। मैंने एकदम से परेशान होकर जवाब देते हुए कहा। नानी मुस्कुराते हुए, पत्नी कब हुई आप दोनों की शादी? और अगर हुई भी तो किसी के बारे में पता क्यों नहीं है? इस तरह चोरी छुपे शादी तो तभी हो सकती है जब शादी की किसी मर्जी शामिल ना हो, क्यों हर्षित? पापा का चेहरा भी एकदम से सफ़ेद पड़ गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो उनको कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इस ओके, अगर वो उनके बड़े होने का लिहाज कर रहे थे तो, मगर वो तो हमारी लीगली वैलिड शादी को ही मानने से इनकार कर रही थी। वो भी तब जब उस मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट पर मेरे और अनाया दोनों सिग्नेचर मौजूद। सक्सेना बात को संभालने की कोशिश करते हुए, माताजी ऐसा नहीं है कि यह शादी जबरदस्ती हुई है। आपको तो शायद पता ही होगा कि इसमें सुमन की भी मर्जी शामिल थी। उसने अपने जाने से पहले उन दोनों बच्चों के साथ लाने की ख्वाहिश वसीयत में के रूप में लिख छोड़ी थी। नानी सख्त आवाज में, हमें कुछ भी बताने या समझाने की कोशिश ना करें आप सब। सुमन ने यह फैसला किन मजबूरियों में किया होगा उससे अनजान नहीं है हम। और फिर हम कैसे भूल जाए कि आज अगर हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है तो उसकी वजह आप ही सब है। कहते हुए उनकी नजर राजीव अंकल की तरफ घूम गई थी। वो बिना कुछ बोले चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। उनकी वो एक गलती उन्हें जिंदगी भर किसी न किसी रूप में सजा देते रहने वाली थी।
हॉल में सन्नाटा छा गया था। किसी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। अनाया, नानी माँ, इन सब में राजीव अंकल की कोई गलती नहीं थी। नानी गुस्से में सबको घूरती हुई, ओह, तो अनाया के दिमाग में गलत सलत भरना शुरू भी कर दिया आप सब ने। अनाया परेशान होते हुए, नानी माँ, आप सच में इन्हें बहुत गलत समझ रही है। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। नानी अनाया की तरफ मुड़ते हुए, हम आपसे सिर्फ एक सवाल करेंगे अनु, क्या उसका जवाब आप हमें सच सच देगी? अनाया, जी नानी माँ। नानी, क्या ये शादी आपकी मर्जी से हुई थी? सच सच जवाब दीजिएगा। अनाया ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर ना में सिर हिलाते हुए सिर झुका लिया। नानी, मिल गया आप सबको जवाब। हमें पहले से ही अंदाजा था ये ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। अनाया नानी का हाथ पकड़कर खींचते हुए, मगर नानी माँ, यहाँ सब मुझसे प्यार करते हैं, आप क्यों मुझे यहाँ से ले जाना चाहती है? नानी प्यार से अनाया के सिर पर हाथ फेरते हुए, क्या आपको हमारे प्यार पर कोई शक है? हमें भी एक मौका दीजिए आपके गम बांटने का। हमें पिछले 2 महीने से इंडिया से बाहर थे। आपके पिता के गुजर जाने की खबर हमें बस 4 दिन पहले ही मिली। जैसे ही हमें ये बात पता चली, हम फौरन अपना सारा काम छोड़कर आपके पास आ गए। मगर शायद अब आपको अपनी नानी माँ से ज़्यादा भरोसा इन लोगों पर है, इसीलिए आज आप हमारे साथ अपने घर चलने से भी इनकार कर रही है। अनाया नानी के सीने से अपना सर छुपाते हुए, नहीं नानी माँ, मैं आपके साथ चलूंगी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। उन दोनों के बीच बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर अब अनाया ने उनके साथ जाने के लिए हाँ कर दिया तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। जैसे उनके तेवर थे उसके साथ जाहिर हो रहा था कि वो अनाया को दोबारा यहाँ कभी नहीं आने देने वाली थी। मैं अनाया को यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। आखिर में खुद को रोकते रोकते भी मेरे मुंह से निकल गया। नानी एक तिरछी मुस्कान देते हुए, आप रोकेंगे हमें? आप होती कौन है अनाया को मुझसे दूर करने वाली? अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे अपने साथ ले जाना चाहती है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि आप उसे यहाँ से ले जाकर मुझसे दूर कर सकती है तो आई एम सॉरी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वह लीगली मेरी वाइफ है और मैं जब चाहूँ उसे वापस अपने साथ इस घर में ले आ सकता हूँ। मैंने फ्रस्ट्रेशन में एक ही सांस में पूरी बात कह दी। अनाया एकदम से शॉक्ड होकर मेरी तरफ देख रही थी। शायद मेरी बात करने के तरीके से वो थोड़ी नाराज थी, मगर मैंने परवाह नहीं की। नानी तंज कसते हुए, ये क्या है हर्षित? हमने तो सुना था आपने अपने बेटे के हाथों में अपना पूरा कारोबार सौंप दिया है। अब तक इन्हें भी ये भी नहीं पता कि हम कौन है। ऐसे कारोबार संभालेंगे ये आपका? मिस्टर सक्सेना डांटते हुए, राज चुप हो जाओ, बड़ों से बात करने के लिहाज भी भूल गए हो क्या? पर डैड, ये मैंने परेशानी से कुछ कहना चाहा, मगर उन्होंने मुझे बीच में ही टोक दिया। सक्सेना, आई सेड जस्ट शट अप। मैं मन मनोज कर चुप हो गया। नानी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, कितने दिन हो गए हैं आपको HR प्रॉपर्टीज संभालते हुए? जी 2 महीने, मैंने अनमने मन से जवाब दिया। नानी, इतने दिनों में आपको ये भी अंदाजा नहीं हुआ कि इस वक्त प्रॉपर्टी डीलिंग में सबसे बड़ा नाम किसका है? ऑफकोर्स क्वीनिक्स इंटरनेशनल। इंडिया की नहीं, पूरे एशियन कंट्रीज की प्रॉपर्टी डीलिंग में सबसे बड़ा नाम है। ग्लोबली टॉप 100 कंपनी में इन्विक्सन इंटरनेशनल शामिल है। मगर आपको जानकर खुशी होगी कि ये HR प्रॉपर्टीज भी अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हम इंडिया की सेकेंड लीडिंग कंपनी है एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में हम उनकी बराबरी कर लेंगे। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दी। मानता हूँ बिजनेस फिलहाल मेरे लिए नई चीज़ है, मगर मैं भी कोई अनाड़ी नहीं होता। इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से मैंने मैथ के साथ साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी पढ़ाई की थी। उसके अलावा बचपन से ही घर का माहौल भी ऐसा ही रहा था कि बिजनेस मेरे लिए एकदम से जानी पहचानी चीज़ थी। नानी मुस्कुराते हुए, आपके कॉन्फिडेंस देखकर अच्छा लगा। फिर तो आपको इन्विनिक्स इंटरनेशनल के चेयरपर्सन का नाम भी बखूबी मालूम होगा। ऑफकोर्स, यशवंतीबेन पारेख। पारेख पर आते आते मेरी आवाज़ लड़खड़ा गई थी। मैंने थूक निकलते हुए एक नज़र उनके ऊपर डाली। आप ही? नानी सही समझे बच्चे, मैं ही हूँ, यशवंतीबेन पारेख हूँ। मेरे कान एकदम से सुन पड़ गए थे। 3 दिन पहले ही
इक्विनेंस इंटरनेशनल ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एचआर प्रॉपर्टीज के 15% शेयर हाई प्राइस पर खरीद लिए थे। इस वक्त मुझे खुशी हुई थी कि एशिया की लीडिंग कंपनी हमारे साथ कोलैबोरेशन करने में इंटरेस्ट रखती है। मगर अब मुझे एहसास हो रहा था, हकीकत कुछ और ही था। 15% शेयर खरीदने के साथ ही इक्विनेंस इंटरनेशनल का एचआर प्रॉपर्टीज बोर्ड ऑफ मेंबर्स के बीच में न केवल बुरी तरह दखल हो चुका था, बल्कि इसके साथ ही उनको वोटिंग राइट्स की भी मिल गए थे। अब मुझे समझ आ रहा था उनके अनाया को यहाँ से ले जाने की बात करने के बावजूद डैड कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे। मगर कंपनी, बिजनेस, पैसा, पावर, दुनियादारी सब एक तरफ और मेरा प्यार एक तरफ। नानी, 23 साल पहले हमने एक गलती की थी, सुमन की बात मानकर उसकी शादी जिग्नेश से करवाकर। तब उसकी हैसियत बिजनेस के मामले में हमारे सामने कुछ नहीं थी। हैसियत तो तुम्हारी भी तब कुछ नहीं थी हमारे सामने हर्षित। मगर दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए तुमने जिग्नेश की मदद बिजनेस में की। मगर तुम्हारे पिता ने उस वक्त जिग्नेश के साथ नहीं दिया होता तो शायद हम इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होते और हमें कोई हैरानी नहीं हुई। उस दोस्ती का फर्ज अदा करने के लिए हमारी भोली वाली बच्ची की बचपन में ही अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे के साथ तय कर दिया। मगर उसका नसीब देखो, जिन लोगों ने उसने अपना हितैषी समझ रखा था, उन्होंने ही बेदर्दी से उनकी जान ले ली। कहते हुए उनकी आवाज में कड़वाहट घुल गई थी। राजीव अंकल ने एक बार फिर अपनी नजर ऊपर नहीं उठाई। उनकी हालत में अच्छे से समझ सकता था। नानू, अनु को भविष्य में कभी ऐसी किसी हालत का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अनु के नाम पहले ही कर दी थी। हम अगर चाहते तो एचआर प्रॉपर्टीज के 51% हिस्सेदारी भी खरीद सकते थे, मगर हमने फिलहाल बस एक चेतावनी आपको दी है। इस बार हमारी बच्ची को अपने बराबर के हैसियत वाले खानदान में ही जाएगी। हम यूं ही किसी के साथ उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। रही बात आपके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसका जवाब देने के लिए इंडिया के बेस्ट लॉयर हमारे साथ है। सुमन को गुनहगारों को हम बेशक वो सजा नहीं दिला पाए जो हम चाहते थे, मगर इस बार अपनी दूसरी बच्ची को हम किसी गलती की सजा नहीं भुगतने देंगे। कहते हुए अनाया का हाथ पकड़कर वो उठ खड़ी हुई। नानी, चलो अनु, हम उसी वक्त अपने घर जाएंगे। मिसेस सक्सेना, माता जी, आप हमें गलत समझ रही है। प्लीज अनाया को यहीं रहने दीजिए। नानी, बस हमने जो कहना था कह दिया। इससे आगे हमें ना कुछ कहना है और ना कुछ सुनना है। अनाया, नानी, आप सच में मुझे ले जाएगी? नानी मुस्कुराते हुए, हाँ अनु, आपको अब किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अनाया ने आंखों में आंसू लिए एक बार मेरी तरफ देखा और मैं एकदम से तड़प कर रह गया। मेरा दिमाग जैसे एकदम से सुन्न पड़ गया था। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे रोकूं उनको अनाया को ले जाने से। अनाया मेरी वाइफ है, शादी की है मैंने उससे। आप उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मगर शायद उनको पहले से इस बात का अंदाजा रहा होगा। जैसे ही मैंने अनाया का हाथ पकड़ना चाहा, न जाने कहां से तकरीबन 10 सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम से आकर मेरे और उसके बीच खड़े हो गए। मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। वो इतनी तैयारी के साथ आई होगी, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं कोई साउथ इंडियन मूवी का हीरो तो था नहीं कि एक बार में 10-10 पहलवान जैसे आदमी को धूल चटाकर अपनी बीबी के पास पहुंच जाता और उसे वापस पूरे हक के साथ अपने घर ले आता। हाँ, शुरुआती जोश में मैंने थोड़ा ट्राई जरूर किया था, मगर जब सब के सब एक साथ किसी स्टेचू की तरह मुझे घेर कर खामोशी से खड़े हो गए तो मैंने सरेंडर कर दिया। अब तक मॉम, डैड और तोनू आकर मेरे पास खड़े हो गए थे। सबकी आंखों में आंसू थे। मैं वही खड़ा बेबसी से अनाया को गाड़ी में बैठकर जाते दिखता रह गया। सबने मुझे हौसला रखने को कहा, मगर मैं एकदम से ब्लैंक फील कर रहा था, जैसे मेरी जिंदगी से एक हिस्से को मुझसे अलग कर दिया गया हो। मैं इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा मोबाइल पकड़े 3 साल पुरानी तस्वीरों को एकटक देखे जा रहा था। ये सब तब की तस्वीरें थी जब हम सब एक साथ दार्जिलिंग ट्रिप पर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका फोन आएगा और वो हमेशा की तरह मुझसे लड़ना शुरू कर देगी बेवजह। मगर ऐसा होना नहीं था। मेरे मुंह से एक गहरी सांस निकल गई। मोबाइल बंद कर मैंने एक साइड रख दिया। 3 साल बीत चुके थे। अनाया को देखना तो दूर, उसकी आवाज़ सुनने को भी नहीं मैं तरस गया था।
इन 3 सालों में न जाने कितनी बार मैं उस राजकोट वाले घर पर जा चुका था, मगर वहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि किसी परिंदे के लिए भी वहाँ पर मारना आसान नहीं था। एक दो बार मैंने जोर जबरदस्ती तो की, एक बार मैंने चुपके से भी अंदर घुसने की कोशिश की थी, मगर हर बार मेरी कोशिश नाकाम रही थी। हर बार पूज्य नानी माँ ने पूरे सम्मान सहित मुझे घर से बाहर फिकवा दिया था। बस इतना तरस खाया उन्होंने कि मेरे हाथ पांव नहीं तुड़वाए और ना ही मेरे कोई कंप्लेन की। अक्सर शाम के समय ऑफिस से छूटने के बाद मैं यहाँ अनाया के घर के आसपास टहलता रहता था। वहाँ अब कोई नहीं रहता था सिवाय कुछ हाउस टाइप के जो उस घर की देखभाल के लिए रखे गए थे। वह सब मुझे अच्छी तरह से जानते थे और मेरे साथ उनका बर्ताव भी बहुत अच्छा था, मगर अनाया इस वक्त कहाँ थी उसकी जानकारी उनके पास भी नहीं थी। बाकी सबको छोड़ भी दे, मगर जूली, अनाया कम से कम उसे तो कांटेक्ट कर सकती थी ना, मगर उसे भी कोई खबर नहीं थी। मेरा अब सोच सोच कर सिर फटने लगा था कि आखिर नानी जी ने उसे ऐसी कौन सी जगह पर छुपा रखा है जो वह ढूंढे किसी को नहीं मिल रही है। आज भी उसकी कहीं वो आखिरी बात मेरे कानों में गूंजती रहती है कि अनाया की शादी वो अपनी बराबरी वाले किसी खानदान में करेगी। उनकी कही बात याद कर मेरी बेचैनी और बढ़ जाती है। इन 3 साल में उन्होंने करीब 36 बार मुझे डाइवोर्स पेपर पर साइन लेने की कोशिश की थी, कभी डरा धमका कर तो कभी इमोशनल अत्याचार करके, मगर मैं जानता था अगर मैं उनके सामने झुक गया तो जो एक छोटी सी उम्मीद है उसे वापस पाने की, वो भी खत्म हो जाएंगी। मैंने चेयर से पीठ टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर मैंने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली। समर किसी से फोन पर बात करते हुए अब ऑफिस के अंदर आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। उसने एक नज़र मेरे फोन की स्क्रीन पर चमक रही अनाया की तस्वीर पर डाली और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, भाई कब तक ऐसे परेशान होते रहिएगा आप? आपको अब भी लगता है कि वो वापस आई? तुम कब आए? मैंने सीधे होकर बैठते हुए पूछा। समर मुस्कुराते हुए, बस अभी अभी। हम भी यहाँ है। डोर पर जो तेज आवाज सुनकर मैंने उधर देखा, सामने सेजल और तनु भी खड़ी। तनु, इस सब का वक्त क्या तुम सब इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कंफ्यूजन होते हुए पूछा। सेजल मेरे पास आते हुए, भाई आप भूल गए ना, आज आप हमारे साथ शॉपिंग के लिए जाने वाले थे। मैं शॉपिंग के लिए जाने वाला था? मैं एकदम से सरप्राइज हो गया था उनकी बात सुनकर। आई मीन ये कब हुआ? तनु मुंह बनाते हुए, सुन लिया ना सेजल, मैंने तो पहले ही कहा था वो बोरिंग आदमी हमें कहीं नहीं लेकर जाने वाला। एक्सक्यूज मी मिसेस तनु करण गरेवाल, वाई डोंट यू विथ योर हस्बैंड वाई डोंट यू गो विथ योर हस्बैंड? आई एम श्योर वो बहुत एंटरटेनमेंट करेगा तुम सबको। आखिर बैंड ऑफ बॉयज का सुपर परफॉर्म है वो। मैंने ये बात तनु पर तंज कसते हुए कही थी, मगर मेरी बात सुनकर वो तीनों ही एक लाइन में मेरे सामने हाथ बांधे आ खड़े हुए। ऐसी ठंडी नजर से वो मुझे कंटिन्यू देखे जा रहे थे कि फाइनली इरिटेट होते हुए मैंने हथियार डाल दिए। ओके फाइन, मगर मैं क्या करूँगा वहाँ तुम लोगों के साथ? तुम्हें तो पता है ना मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हुए मैंने अपना कार्ड सेजल की तरफ बढ़ा दिया। एकदम एक काम करो, ये रख लो और जो तुम्हें पसंद आए ले आ लेना। सेजल परेशानी से, ये क्या बात हुई? आप कभी हमारे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करते, दिन रात बस काम ही काम करते हैं। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैं भी नहीं जाऊंगी फिर। कहते हुए मुंह लटकाए वो मेरे सामने पड़ी चेयर पर बैठ गई। मैंने उम्मीद भरी नजरों से एक बार समर की तरफ देखा कि शायद वो मेरी कुछ हेल्प कर दे, मगर उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। ओके चलो, कहाँ चलना है? मैंने उठकर खड़े होते हुए पूछा। सेजल तो एकदम से आकर मेरे गले से ही लग गई। अब तनु और समर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। तनु की शादी 2 साल पहले ही करण के साथ हो गई थी। अभी वो अपनी मॉडलिंग करियर के साथ ही कभी कभार बैंड ऑफ बॉयज के लिए भी मॉडलिंग कर लेती है। वैसे तो टीम के सारे मेंबर्स खुद ही गुड लुकिंग है और उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग भी है, मगर फिर भी लोग अपने चहेते स्टार को अपनी
पार्टनर्स के साथ भी देखना चाहते हैं। समर अपनी परफॉर्मेंस के बाद जो भी टाइम मिलता वो मेरे साथ ऑफिस में मेरे हेल्प करने में बिताया करता था। सच अ हाई वर्किंग बॉय। मैंने उन तीनों के साथ आने के लिए हाँ तो कह दिया था, मगर असल में आज मुझे एक बहुत ज़रूरी बिजनेस डील के लिए जाना था। दरअसल इन 2 सालों में मैंने एचआर कॉरपोरेशन को काफ़ी एक्सपेंड किया था। हाल ही में हमने एक फूड चेन की शुरुआत करने की तरफ भी अपना एक कदम बढ़ाया था। हालांकि ये प्रोजेक्ट मैंने समर को हैंडल करने दिया था, मगर उसकी शुरुआत करने में मैं उसकी हेल्प कर रहा था। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें शहर के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ने वाली थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उस जगह का मालिकाना हक हम सोलो इंटरनेशनल नाम की कंपनी के पास था, जिसके मालिक मिस्टर अनिल देसाई थे। सालों पहले वो रेसिया में जाकर बस गए थे और कभी कभी ही इंडिया आया करते थे। उनका पूरा कारोबार अब इंडिया से बाहर फोकस था। इंडिया में अब उनके पास कुछ गिनी चुनी ही प्रॉपर्टी बची थी, जिसमें से एक ये भी था जिसे मैं खरीदना चाहता था। समर ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइविंग कर रहा था। तनु और सेजल न जाने कौन कौन से टॉपिक पर कंटिन्यू बातें किए जा रही थी। कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि उनके पास बात करने के लिए इतने सारे टॉपिक्स आते कहाँ से हैं। मैंने अपनी सेक्रेटरी को उस डील के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने के लिए मैसेज किया और घड़ी पर नजर डाली। शाम के 5 बज रहे थे। मेरे पास 2 घंटे की वक्त था। ठीक 7 बजे मुझे और समर दोनों को इवनिंग सनशाइन पहुंचना था बिजनेस मीटिंग के लिए। समर की गाड़ी मॉल के बाहर पार्क की और हम सब गाड़ी से बाहर आ गए। मैंने एक नज़र मॉल पर डाली और एक बार फिर मेरे दिल में एक कसक सी उठी। वह वही जगह थी जहां सबसे पहले अनाया के साथ आया था और उसने तनु को मेरी गर्लफ्रेंड समझ लिया था। खुद को संभालते हुए मैं सबके साथ अंदर गया। सेजल अपने लिए ड्रेस देखने लगी। सेजल एक ड्रेस अपने ऊपर लगाते हुए, ये कैसी है? मैंने और समर ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ थंब अप दे दिए। सेजल परेशान होती है, क्या है आप दोनों का? कब से देख रही हूँ, जो भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सब में थम्स अप आप ही दिए जा रहे हो। कम से कम कुछ तो रिजेक्ट कीजिए। ओके रिजेक्ट है, ये वाला ट्राई करो। कहते हुए मैंने एक ड्रेस उसकी तरफ बढ़ाई। सेजल मुंह बनाते हुए, पर इसका कॉलर कितना ब्राइड है। सी हमारी पसंद तुम्हें पसंद ही नहीं है। दैट्स वाई आई वॉज नॉट विलिंग टू कम। सेजल हंसते हुए, इट्स ओके, मैं आज आपकी पसंद से ही शॉपिंग करूंगी। मैं ये ट्राई करके आती हूँ, तब तक आप तनु दी की हेल्प करो। तनु कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना फैशन सेंस खराब नहीं करना है। इसकी सिलेक्ट ड्रेसेस पहनकर मेरा बेबी ब्रो मैथ और बिजनेस तक ही ठीक है। इसे फैशन का कोई उम्मीद रखना बेकार है। ये सुनकर समर और सेजल की हंसी आ गई। अब मैं जरा कंफ्यूज हो रहा था, ये लोग मुझे शॉपिंग के लिए लेकर आए थे या मेरी टांग खींचने? तनु, समर तुम मेरी हेल्प कर दो। आई नो तुम्हारा फैशन सेंस काफ़ी अच्छा है। हम दोनों मिलकर राज के लिए भी कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट कर लेंगे। समर ओके। कहते हुए समर उसके साथ सेम सेक्शन में ड्रेसेस देखने लगा। सेजल अपनी ड्रेस ट्राई करने में ट्रायल रूम की तरफ चली गई थी। तभी तनु और समर के पास आए और 2 शॉट मुझे पकड़ा दी। वाट? मैंने उन दोनों को देखा। तनु व्हाइट शॉर्ट दिखाते हुए, ये मेरी पसंद है। समर ब्लैक शॉर्ट दिखाते हुए, और ये मेरी पसंद, जल्दी से ट्राई करके आओ। मेरा मन तो नहीं था, मगर फिर भी उन दोनों का मन रखने के लिए मैं ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गया। यह एक बड़े से गैलरियर में दोनों की तरफ ट्रायल रूम्स बने हुए थे। लेफ्ट साइड में सारे रूम्स बॉयज के लिए थे और राइट साइड में रूम्स गर्ल्स के लिए। मैंने चेक किया, लेफ्ट साइड में सारे रूम्स फुल थे। मैंने वहाँ मौजूद स्टाफ से कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो उसने मुझे राइट साइड में किसी खाली रूम में ट्रायल के लिए चले जाने को कहा। फाइनली एक रूम दिख गया जिसका डोर ओपन था। मैं तेजी से उसका डोर ओपन करते हुए अंदर चला गया, मगर मेरी बुरी किस्मत अंदर पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। अंदर किसी लड़की को अपनी टॉप चेंज करते देख मैं एकदम से पैनिक होते हुए दरवाजे से बाहर आ गया। सिट, आई एम सॉरी मिस। कहते हुए मैं वहां से जाने के लिए मुड़ा कि अंदर से एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई, राज।
मैंने चौंक कर पीछे देखा और उसने मुझे वापस ट्रायल रूम के अंदर खींच लिया। सोनिया तुम? सोनिया कसकर मेरा कॉलर पकड़कर मुस्कुराती हुई, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे मिलने के लिए मुझे से इतने बेसब्र हो रहे थे कि मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चले आओगे। व्हाट द हेल सी टॉकिंग? मैं क्यों उसके पीछे आऊँगा? सोनिया, मैं यहाँ बस ड्रेस ट्राई करने आया था, नथिंग एल्स। तुम गलत समझ रही हो मुझे, मैंने अपने हाथ में पकड़ी शर्ट को दिखाते हुए कहा। सोनिया एक तिरछी सी स्माइल देते हुए, ओके आई विल हेल्प विथ यू दैट, कहते हुए एक झटके से उसने मेरी शर्ट पकड़कर दोनों तरफ खींच दिया। उसके साथ ही मेरी शर्ट के ऊपर के 2 बटन टूट गए। ये क्या मजाक है सोनिया? मैंने गुस्से में खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर तब तक वो मुझे दीवार से अगेंस्ट प्रेस करते हुए मेरे गले की तरफ अपने ओठ को बढ़ा चुकी थी। उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए मेरी नज़र सामने लगी मिरर के ऊपर पड़ी। हल्के से खुले हुए दरवाजे के पीछे खड़ा कोई मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने गौर से देखा और जैसे एक करंट ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे अंदर दौड़ गया। अनाया, वो एकदम से ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखे जा रही थी। फाइनली इतने सालों बाद उसे अपने सामने देखकर मैं जैसे सब कुछ भूल गया था। दिल तो कर रहा था अभी भागकर उसे गले से लगा लूं, मगर उसकी आंखों में झलकते गुस्से को देखकर मैं चौंक गया। मेरी नज़र अनाया पर से फिसलकर मिरर में खुद के ऊपर चली गई और मेरा कलेजा मुंह में आ गया। सोनिया अब तक मुझे से चिपकी हुई मुझे वैसे ही किस किए जा रही थी। व्हाट अ टाइमिंग! मेरे तो जैसे नसीब में ही ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग लिखी हुई थी। इतने साल बाद फाइनली जब वो मुझे मिली तो ऐसी सिचुएशन में मैंने जबरदस्ती सोनिया को खुद से अलग कर दिया और तेजी से अनाया की तरफ बढ़ गया। अनाया वेट! मगर उसने गुस्से में दांत पीसते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब गाइज, हैव फन। इतना कहने के साथ उसके मुंह पर ही पटककर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के तेज आवाज से घबराकर एक पलकों में भी उछल गया था। उसके पहले ही वो फिर से गायब हो जाए, मुझे किसी भी तरह उसके पास जाना था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर सोनिया ने मुझे वापस पीछे से पकड़ लिया। सोनिया, वो तुम्हारी स्टूडेंट थी ना, जाने दो ना उसे, तुम बस मुझ पर फोकस करो, कहते हुए वो वापस मुझसे चिपक गई। मैं अब एकदम से तंग आ चुका था। मैंने गुस्से में उसे खींचकर खुद से अलग करते हुए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता? आई एम नॉट इंटरेस्ट यू नाउ, जस्ट लीव मी, कहते हुए मैंने उसे परे धकेल दिया। आउच! सोनिया का बैलेंस बिगड़ा और वो फर्श पर गिरी। सोनिया एकदम से गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया राज, यू हैव टू फॉर दिस। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और तेजी से दौड़ते हुए वहां से निकल गया। वहां आसपास मैंने बहुत खोजा, मगर अनाया मुझे नहीं दिखी। आखिर इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? कहीं वो बाहर न चली गई हो? ये सोचकर मैं तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। मॉल से बाहर आकर मैंने पार्किंग में नजर दौड़ाई और फाइनली वो मुझे नजर आ गई। मैंने राहत की सांस ली। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अनाया पहले से काफी बदली हुई सी नजर आ रही थी। उसके स्टाइलिश कटे हुए से बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे। उसने एकदम से लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहन रखे थे। इन शॉर्ट वो पहले से कहीं ज्यादा ग्लैमरस नजर आ रही थी। मैंने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए, मगर तभी एक छोटी सी करीब 2 साल की बच्ची आकर उसके लिपट गई। मुझे जैसे झटका सा लगा। उसकी तरफ बढ़ते हुए अचानक मेरे कदम एकदम से रुक गए थे। अनाया ने हंसते हुए उसे अपने गोदी में उठा लिया। बच्ची के पीछे भागते हुए अगले ही पल एक आदमी भी अनाया के पास आ खड़ा हुआ था। मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था, मगर उसके महंगे सूट और एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को देखकर उसके सोशल स्टेटस का अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं था। मेरी मुठियां कसने लगी थी। आंखों में नमी के कारण मेरे विजन ब्लर हो रहे थे। उसने अनाया के लिए गाड़ी का डोर ओपन किया और वो बच्ची हाथ में लिए अंदर बैठ गई। उसके बाद वह खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। अभी अभी जो हुआ था, मैं अब तक उसे समझने की कोशिश कर रहा था। फोन बजने की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। समर का कॉल था। समर परेशानी से, भाई कहाँ हो आप, हमें लेट हो रहा है।
मैं पार्किंग एरिया में हूँ, मैंने सपाट लफ्जे में कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। समर दौड़ते हुए मेरे पास आ गया, समर हाँफते हुए, भाई आप यहाँ, वेट अ सेकेंड, ये क्या हुआ आपको? मेरे सांवलिया नजरों से उसकी तरफ देखा। समर अपना फोन निकालकर मेरी एक तस्वीर क्लिक करते हुए, डोंट माइंड, पर आपको देखकर लग रहा है जैसे किसी ने आपका रेप करने की कोशिश की है। समर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए मेरी तरफ अपना फोन बढ़ा दिया। मैंने एक नज़र फोन पर डाली और फोन वापस कर दिया। मेरी शर्ट के बटन टूटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और गले के पास सोनिया ने अपने दांतों से जो डिजाइन बनाया था वो तो और भी क्लियरली दिख रहा था। समर, इज एवरीथिंग ओके? अनाया यही थी। समर एकदम से चौंक कर इधर उधर देखते हुए, आर यू श्योर, कहाँ है वो? वह चली गई कहते हुए मैं अंदर की तरफ मुड़ गया। समर कंफ्यूजन होकर मेरे पीछे आते हुए, आखिर हुआ क्या? आई मीन आपकी यह हालत अनाया ने की है? काश कि उसने ये किया होता मेरे साथ, मैंने झलाते हुए कहा। लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। समर ने एक बार घड़ी पर नजर डाली और फिर पार्किंग की तरफ जाते हुए बोला, ओके आप अपने ड्रेस चेंज करके आओ, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। अंदर जाते टाइम वापस सोनिया मुझसे टकरा गई, मगर इस बार उसने खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा और पैर पटकते हुए बाहर चली गई। मैंने नई शर्ट पहनी और अपना हुलिया ठीक किया। तनु और सेजल को अभी और टाइम लगने वाला था, सो मैंने करण को कॉल कर उन्हें पिक करने को कह दिया। आधे घंटे के अंदर हमारी गाड़ी इवनिंग सनशाइन के बाहर खड़ी थी। बाहर निकलकर अपना सूट और टाई ठीक करते हुए मैं और समर दोनों प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गए, जिसमें मिस्टर देसाई ठहरे हुए थे। रूम के बाहर पहुंचकर हमने डोर नॉक किया। अंदर से किसी की हाई हील सैंडल में बसी कदमों से हार्ट बाहर तक सुनाई दे रही थी। 1 मिनट से भी कम समय के में डोर ओपन हो गया। इस वक्त मेरे सामने जो नज़ारा था उसे देखकर मैं एकदम से सरप्राइज हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने एकदम से उसे देखते हुए पूछा। सोनिया एक जरी मुस्कान के साथ, वेलकम राज, मैं तुम्हारी ही वेट कर रही थी। उसे वहाँ देखकर मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया था। अंदर जाने पर मिस्टर देसाई ने हम दोनों का वेलकम किया। अनिल देसाई हाथ मिलाते हुए, वेलकम विथ अपूर, आई वाज वेटिंग फॉर यू। मेरी सेक्रेटरी से तो आप मिल ही चुके हैं, उन्होंने सोनिया की तरफ देखते हुए कहा। तो वो सोनिया मिस्टर देसाई की सेक्रेटरी है, मगर मैंने उसे इग्नोर कर उस काम पर फोकस करना बेहतर समझा जिसके लिए मैं यहाँ आया था। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया और वहीं पर बड़े सोफे पर बैठ गया। मिस्टर देसाई, मिस्टर देसाई, सोल वी कंटिन्यू? अनिल देसाई, श्योर, बट इट विल बी बेटर ऑफ यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। एक्चुअली आज यहाँ 2 और गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाले। मिस्टर देसाई ने एकदम पोलाइटली हमसे रिक्वेस्ट की थी, सो हम दोनों पेशेंट के साथ वेट करना शुरू किया। तब तक हमारे बीच बिजनेस रिलेटेड कुछ इधर उधर की बातें भी हुई। हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और 5 मिनट के अंदर ही रूम डोर नॉक होने की आवाज़ आई। सोनिया ने जाकर डोर ओपन किया। मिस्टर देसाई उनके वेलकम के लिए उठकर दरवाजे तक गए। आई एम सॉरी मिस्टर देसाई, आई होप हमने आपको ज़्यादा वेट नहीं कराया। एक जानी पहचानी सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने समर को देखा और समर ने मुझे। हम दोनों तुरंत अपनी जगह खड़े हो गए। अनिल देसाई हाथ मिलाते हुए, नॉट एट ऑल मिस पारेख, मैं बस आपकी ही इंतजार कर रहा था, प्लीज कम साइड। मिस्टर देसाई इनके उस गेस्ट ने अंदर कदम रखा और शक का कोई गुंजाइश ही नहीं था रह गई थी। वो अनाया थी। अनाया ने हमारी तरफ देखा जरूर, मगर पूरी तरह हमें इग्नोर कर दिया, जैसे हमें जानती तक ना हो। समर तो अब तक मुंह फाड़े हैरानी से उसे देखे जा रहा था। उसकी हैरानी सही भी थी। अनाया ने इस वक्त एक मैरून कलर का परफेक्टली फिट ऑफ शोल्डर इवनिंग गाउन पहन रखा था। बालों को कर्ल कर सामने एक साइड डाला हुआ था, जिसे एटीट्यूड के साथ वो इस वक्त मेरे सामने खड़ी थी। उससे वो कहीं से भी मुझे मेरी अनाया नहीं लग रही थी। उसी समय डोर से वो आदमी भी अंदर आ गया जिसे मैंने पार्किंग एरिया में अनाया के साथ देखा था। अनिल, वेलकम मिस्टर कपूर, प्लीज टू मीट यू। अनाया, कम रोहित। अनाया ने स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ा और अंदर आकर हमारे ठीक सामने सोफे पर बैठ गई। मैं बस खून का घूंट पीकर रह गया। अगर मैं आज यहाँ इस बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आया होता तो डेफिनेटली अब इस वक्त सो कॉल्ड रोहित कपूर का खून पी चुका होता।
समर इतने दिन बाद अपने सामने अनाया को देखकर एकदम से एक्साइटेड होते हुए उसे गले से लगाने के लिए आगे बढ़ गया, मगर मैंने उसे तुरंत रोक लिया।